नमस्कार दोस्तों आज हम रवि कुमार सिंह की जनरल स्टडी कॉपी 4 की कॉपी का रिव्यू करने वाले और देखने वाले हैं कि हम अपने आंसर को किस प्रकार यूपीएससी में देते हैं और किस प्रकार एक अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो रवि कुमार जी की आज हम स्टडी 4 की कॉपी को रिव्यू करेंगे। इसमें पहला एससीओ और आशुभागत समझौते के बारे में समझाना था। हिंद महासागर से ये किस प्रकार भूभाग समझौता रखता है और इससे क्या लाभ है और क्या हानि है, यह पहला क्वेश्चन बोलता है। इसमें रवि कुमार जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से आंसर दिया। उन्होंने एससीओ, जिसका फुल फॉर्म भी लिखा है शंघाई सहयोग संगठन, तो और आशुभागत समझौते के बीच में जो समझौता है उसके बारे में समझाया। उन्होंने बताया है कि संभावनाओं के दोहन की आकांक्षाओं में व्यस्त करता है, मतलब जहां संभावनाएं हैं और वहां आकांक्षाएं भी बहुत होती हैं। जहां एक और हिंद महासागर से व्यापार की मात्रा में वृद्धि हुई, जो 95% होती है। आंतरिक सुरक्षा एक्ट भी लाए जाते हैं, साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के दोहनों भी किए जाते हैं। इसके कारण भी हमारे यहाँ पास हिंद महासागर का बहुत ही महत्व है। और उन्होंने इसको पॉइंट वाइज समझाया है। पहले पॉइंट में संसाधन की प्रचुरता के रूप में बताया है। जैसे संसाधन में हमारे यहाँ यूरेनियम का उत्पादन विश्व में प्रथम है। मध्य एशिया में रूस में तेल सबसे ज़्यादा होता है और गैस की उपलब्धता और कई प्रकार के ऐसे समझौते हैं जो दो देशों के बीच होते रहते हैं। पहला दूसरे उन्होंने पॉइंट बना के बड़े अच्छे ढंग से समझाया है कि आंतरिक सुरक्षा भी इनमें बहुत बड़ा कारण है। जो एससीओ संगठन वो आंतरिक सुरक्षा को लेकर भी एक अच्छे नियम बनाता है। जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे आतंकवाद और कट्टरवादी संस्थाएं हैं, जो कि इन सभी संस्थाओं को रोकने का काम करती है और इससे बहुत ही बड़ी सहायता मिलती है। उन्होंने तीसरे पॉइंट के रूप में मध्य एशिया के साथ साथ बहुत से बड़े यूरोप के साथ में व्यापार वृद्धि को लेकर भी समझाया है। साथ ही साथ उन्होंने इन चीन पास अंकुश होने में मदद मिलती है और बहुत से ऐसे कारण हैं जो हमारे विकास के लिए योगदान देते हैं। उनमें बोर्ड डायरेक्टर द्वारा यूसीआई भूभाग के संदर्भ में भारत के हितों में संक्षेप में चर्चा करें और भारतीय सदस्य यूरोप आकांक्षाओं में सहायता होती है। मतलब इसमें उन्होंने विषय वस्तु तो अच्छा माना है, लेकिन उत्तर की जो लेखन शैली है उसे और बेहतर बनाया जा सकता है। इनमें रवि कुमार सिंह को 4 नंबर मिले हैं 10 नंबर में से, जो कि काफ़ी एक अच्छा अंक माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि जब भारत में 1976 में शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण किया गया तो परमाणु प्रौद्योगिकी हस्तांतरण अव्यवस्था अस्वीकृत को निशाने पर था। हालांकि अब भारत परमाणु में परिपक्व है, इस पर चर्चा करनी है। तो जो 1974 में पोखरण पे राजस्थान पे हमने परीक्षण किया था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और विक्रम साराभाई के नेतृत्व में हुआ था, उस समय अटल बिहारी जी की सरकार थी। तो उस समय जो हुआ था उसके बारे में हमें यहाँ पास लिखना है। तो भारत में 1974 में पोखरण परीक्षण के बाद परमाणु शक्ति संपन्न में CTBT ये एक संस्था है जो परमाणु संस्था के रूप में जानी जाती है। तो इसमें उन्होंने रवि कुमार सिंह ने इसका भी वर्णन किया है कि परमाणु संधि और समझौते को लेकर बहुत ही अच्छा कार्य किया गया था, जहां टेक्नोलॉजी, कंट्रोल, रिजर्व आदि के माध्यम से परमाणु प्रौद्योगिकी स्थानांतरण वंचित रहा। लेकिन भारत ने इन्हीं बीचों में भी अपनी आंतरिक शक्ति में परमाणु परीक्षण किया और एक परमाणु देश संपन्न के रूप में स्थापित हुआ। भारत एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति संपन्न देश के रूप में खुद को स्थापित करना चाहता था और इसलिए उसने परमाणु नीति और मानक अंतर्राष्ट्रीय के अनुरूप बनाए। उन्होंने 2008 में परमाणु समझौता भी किया और भारत को कद तो और भी ऊपर बढ़ाया। उन्होंने समझाया कि भारत में अनेक ऐसी संस्थाएं हैं जिन्हें NSG द्वारा भारत को अपनाया जाए। क्योंकि भारत एक विकासशील देश है, अतः यहाँ परमाणु अर्थव्यवस्थाओं से मदद के लिए CTBTR आदि ग्रुप का बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा बताया गया कि विषय वस्तु और प्रस्तुतिकरण तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन और भी सुधार करने की आवश्यकता है। नियमित अभ्यास करने की उन्होंने सलाह दी है। इसमें 3.5 नंबर प्राप्त हुए हैं 10 नंबर में, जो कि एक काफ़ी अच्छा अंक माना जाता है। अब हम बिना तीसरे प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। तो यद्यपि अतीत में भारत और आसियान निश्चित रूप से एक दूसरे से लाभान्वित हुए हैं, लेकिन भविष्य के संवारने की दृष्टि में कभी कभी एक दूसरे से उतने महत्वपूर्ण नहीं बन पाए हैं। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। वाइल इंडिया इज द एशियन इज द सर्टेनली
benefit from the each other in the past. They are at the become key element of the shaping each other future. Critically examine। तो इसमें बताया है कि भारत एक उदारी 1992 में उदारीकरण नीति आई थी। उससे पूर्व देखा जाए तो भारत में ऐसे जिसमें से 10% हिस्सा था वो केवल व्यापार में ही लगा था और उन्हें व्यापार के अलावा संस्कृति का आदान प्रदान होता था, सेवा में वृद्धि होती थी तथा कूटनीति और मेकांकाओं में भी आदि में वृद्धि होती। हमारे यहाँ शिक्षा के रूप में नालंदा विश्वविद्यालय दक्षिण पूर्वी देश से लोग पढ़ने आते थे तथा भारतीय लोग राजा थे वो बाहरी देशों से विवाह संबंध स्थापित करते बहुत ही अच्छी एक बताती मित्रता संबंधी देश बनाते थे, जिसके कारण भारत में बहुत से लाभ हुए। जैसे निवेश में कमी आई तो चीन ने 1917 में इस क्षेत्र में 13 अरब निवेश किया था, जबकि भारत ने 317 मिलियन किया, जिसमें चीन द्वारा चेक बुक कूटनीति और मलेशिया आदि बैंकों को मजबूर बनाया गया था। और इसमें दूसरी अवसंरचना विकास में कमी और परियोजनाओं जैसे IMT कॉरिडोर में होने वाली देरी भी जिम्मेदार है। जैसे हमारे IMT कॉरिडोर में होते रहते हैं हमला उसके कारण भी ये एक बहुत बड़ी योजना है, जिससे वगैरह परियोजना तो प्रभाव पड़ता है। यातायात संरचनाओं में अभाव और भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को कमजोर स्थिति भी देखने को मिलती है। इन सभी कारणों के कारण ही 1914 में लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट के रूप में रूपांतरित कर दिया जाए। इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने विषय वस्तु तो और बहुत उत्तर तो विस्तार से लिखने के लिए और बेहतर बनाने के प्रयास किया। उन्होंने 10 में से 4 अंक प्राप्त किए, जो कि काफ़ी अच्छे अंक माने जाते हैं। अब चौथा क्वेश्चन है कि इजराइल और फिलिस्तीन के संबंध में हमें दर्शाना है। जो गाजा पट्टी में हो रहे हमले हैं उसके बारे में परंपरागत सामान्य नीति से हटकर दोनों के संदर्भ में पृथक नीति और उनसे कौन कौन सी चुनौतियां हैं, इन सभी समस्याओं के बारे में हमें 150 शब्दों में लिखना है। तो रवि कुमार सिहाग जी ने बड़ी ही अच्छी ढंग से प्रस्तुत किया थी। हाल में इजराइल के साथ संबंधों तथा उन देशों की राष्ट्र मध्यों की यात्राओं में भारतीय विदेश नीति का एक नया अध्यक्ष पेश किया है, जो कि डिप्लोमेटिक शिफ्ट या डिफाइनेशन अर्थात पृथक को देखने की नीति का उदाहरण पेश करता है। इस नीति की संभावना ये होती है कि भारत और इजराइल में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद गठन होगा। आतंकवाद, पड़ोसी देश से युद्ध जैसे मामलों पर नैसर्गिक समझौते बन सकते हैं। उन्होंने दूसरे रूप में समझाया कि इजराइल दृढ़ता, विकास और प्रौद्योगिकी का एक सशक्त उदाहरण पेश करता है, जो भारत की प्रेरणा और आकर्षण का विषय रहा है। उन्होंने तीसरे पॉइंट में सोवियत विघटन के साथ साथ भारत के एक ध्रुवीय विकास में हथियारों का आदान प्रदान के रूप में भी बताया है, जो कि उन्होंने एक काफ़ी अच्छा आंसर दिया है। उन्होंने फिलिस्तीन के चुनौतियां क्या है उन्होंने बताया कि फिलिस्तीन के मुद्दे पर असमंजस्य है। उन्होंने पश्चिमी राष्ट्रों के साथ असर पड़ता है, जिसके कारण भारतीय कामगार या कोई भी वो होता है उनके ऊपर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। विषय वस्तु तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा दोनों ही बेहतर तो प्रयास करने के लिए सलाह दी गई है। उन्होंने बहुत ही अच्छा आंसर लिखा है और काफ़ी अच्छा भारत के प्रयासों की भी चर्चा करनी चाहिए, ऐसा उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा कहा गया है। इसमें से उन्होंने 4 अंक प्राप्त मिले हैं, जो कि काफ़ी अच्छे अंक माने जाते हैं। तो ऐसे ही वीडियो तो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।